हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरज स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो एनईपी के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिकन लिटरेचर के बारे में। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ या जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपको अपने एग्जाम में वही सेम टॉपिक्स और वही सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियोस में आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अब चैप्टर्स पर जाने से पहले हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करते हैं। तो इस सब्जेक्ट में कितनी यूनिट्स हैं? हमारी 3 यूनिट्स हैं। 3 यूनिट्स में हमारे हर यूनिट में पहले यूनिट में हमारा एक चैप्टर है, सेकंड यूनिट में हमारे 2 चैप्टर्स हैं एंड थर्ड यूनिट में हमारे 2 चैप्टर्स है, जिसमें हर चैप्टर के अंदर दो दो पोएम्स हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है बिलव्ड बाय टोनी मॉरिसन और यूनिट 1 में सिर्फ यही चैप्टर है। यूनिट 2 में बढ़ते हैं तो यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है द अवेकनिंग अ सोलिटरी सोल बाय केट चॉपिन। उसके बाद जो सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है वो है बार्टल बाय द स्क्रीमवर बाय अ स्टोरी ऑफ वॉल स्ट्रीट बाय हरमन मेलविल। यूनिट 3 का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर दो पोएम्स हैं, उनमें पहली पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन और जो सेकंड पोएम है वो है पैसेज टू इंडिया लाइन्स 1 to 68। अब ये जो दोनों पोएम्स हैं ना, ये किसने लिखी हैं? वॉल्ट विटमैन ने। उसके बाद जो यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर है उसमें जो पहली पोएम है वो है क्रूड टेस्टामेंट और जो सेकंड पोएम है वो है इवेल्यूशन। और ये दोनों पोएम्स ही किसने लिखी हैं? सरमन एलेक्सी ने। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न की तरफ। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसका क्वेश्चन पेपर 90 नंबर का होने वाला है। ड्यूरेशन 3 आवर्स। जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अब जो क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए होगा उसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन पेपर के पार्ट बी में भी आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। अब इन क्वेश्चंस में चॉइस होगी ऑब्वियसली, लेकिन जो पार्ट ए के क्वेश्चन होंगे वो 10 मार्क्स ईच होंगे और पार्ट बी के क्वेश्चन 20 मार्क्स ईच। तो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या ऐसे ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की वीडियोस देखना चाहते हैं या नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन ड्यू सोल से रिलेटेड सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अभी आपके स्क्रीन पे भी शो हो रही हैं। तो बढ़ते हैं हमारे यूनिट 1 के चैप्टर 1 की तरफ, जिसका नाम है बिलव्ड, जो कि किसने लिखा है? टोनी मॉरिसन ने। अब ये जो चैप्टर है ना बिलव्ड, ये किसके ऊपर बेस्ड है? टोनी मॉरिसन की ही एक नॉवल है बिलव्ड, उसके ऊपर बेस्ड है। अब ये जो नॉवल है ना, ये क्या एक्सप्लोर करती है? ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट। किसका साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट? स्लेवरी का। किसके ऊपर? अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ्स के ऊपर। मतलब अमेरिका में पुराने टाइम में अफ्रीकन लोगों को लाके उनसे स्लेवरी कराई जाती थी। तो उसी का जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट है ना, किसके ऊपर? अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के ऊपर, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये कब की सेट है? अमेरिकन सिविल वॉर के जस्ट बाद की, आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर के बाद। और किसके अराउंड से एंटर करती है? सेथ के अराउंड से एंटर करती है, जो कि एक फॉर्मर इंस्लेव्ड वुमेन थी, सिसिनाटी में रहती है। किसके साथ? अपनी डॉटर डैनवर के साथ। जो सेथ है वो कहाँ रहती थी? सिसिनाटी में। किसके साथ? अपनी डॉटर डैनवर के साथ। और ये पहले एक गुलाम हुआ करती थी, स्लेव हुआ करती थी। अब जो सेथ है ना, वो 124 ब्लू स्टोन रोड में रहती है और जिस घर में वो रहती है ना, उस घर को क्या माना जाता है कि वो घर एक हॉन्टेड हाउस है। लेकिन फिर भी सेथ वहाँ क्यों रहती है? क्योंकि जिस घोस्ट को उस घर में पोजेस्ड माना जाता है ना, वो सेठ की ही बच्चा था, डेड। मतलब कि हमें फिर पास्ट में ले जाया जाता है कि जो सेठ है ना, उसने अपने बच्चे को मार दिया था खुद ही। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिस स्लेवरी से वो गुजर रही है उसका बच्चा भी सेम ट्रॉमा से, सेम उसी स्लेवरी से गुजरे और वो ट्रॉमा उसके बच्चे को भी मिले। इसी डेस्परेशन में वो अपने बच्चे को मार देती है।
तो इस जो नॉवल है ना, इसमें जो नरेटिव है वो पास्ट और प्रेजेंट में शिफ्ट हो रहा है ताकि हम इस स्टोरी को अच्छे से ग्रास्प कर पाए। अब हम देखते हैं कि जो सेठ थी ना, वो पहले कहाँ काम करती थी। मतलब कि जब वो स्लेव थी तो वो कहाँ काम करती थी, स्वीट होम प्लांटेशन में। एक प्लांटेशन थी, स्वीट होम प्लांटेशन, जहाँ हम देखते हैं कि उसे इमोशनली और फिजिकली बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया। लेकिन वो एक स्लेव थी, इसलिए कोई उसकी हेल्प नहीं करा और किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। अब हम वापसी प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ की पॉल डी का अराइवल होता है। अब पॉल डी कौन था, एक और स्लेव था। मतलब पहले वो भी एक स्लेव था जो कि स्वीट होम में ही काम करता था सेठ के साथ। जब वो सेठ की लाइफ में दोबारा आता है ना, तो जो सेठ की लाइफ होती है उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी है ये ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मिस्टीरियस यंग वुमेन आती है जिसका नाम क्या होता है, बिलव्ड। अब बिलव्ड जब आती है ना, तो सेठ को क्या लगता है कि जो बिलव्ड है ये सेठ की जो डेड डॉटर है, मतलब कि जिसको उसने मार दिया था, उसका रीइंकार्नेशन है या फिर एम्बॉडीमेंट है उसकी। मतलब कि उसका पुनर्जन्म है एक तरीके से। तो जब भी बिलव्ड रहती है ना उसके आसपास, तो जो सेथ होती है ना, उसका जो गिल्ट होता है, किस चीज़ का गिल्ट, कि उसने अपने बच्चे को मार दिया था, वो जो गिल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, जिससे कि उसे अपनी उन पेनफुल मेमोरीज को बार बार ही कन्फ्रंट करना पड़ता है। तो ये जो नॉवल है ये किस चीज़ पे फोकस करती है कि जो पास्ट है ना, वो हमेशा हमारे प्रेजेंट को हॉन्ट करेगा। किसके लिए? स्पेशली जिन लोगों ने स्लेवरी को सहा है उनके लिए। अब जो डेनवर है, जो सेठ की बेटी है, वो आइसोलेटेड हो जाती है और ग्रेजुअली क्या बनती है, स्ट्रोंगर बनती है। मतलब कि एक स्ट्रांग वुमेन बनती है। और वो क्या करती है, जो कम्युनिटी है ना उनकी, उनके लोगों से हेल्प लेती है। तो एंड में क्या होता है, जो पूरी कम्युनिटी होती है उनकी, वो सारे लोग एक साथ आते हैं और जो बिलव्ड होती है, जिसे वो मानते हैं कि उसकी डेड डॉटर का घोस्ट है, उसे एक्सरसाइज कर देते हैं। मतलब कि ये क्या सिंबलाइज करता है यहाँ पे, कि हीलिंग होती है कलेक्टिव सपोर्ट से। यानी कि जब उसी कम्युनिटी के सारे लोग एक साथ आते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो जो सेहत है ना वो हील होती है। तो सेहत रिकवर करना चालू कर देती है। और ये क्या दिखाता है, उसे पॉसिबिलिटी दिखाता है किस चीज़ की, कि हम अपने पास्ट के बर्डन के होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर था बिलव्ड, वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और ये चैप्टर मेनली फोकस किसके ऊपर करता है, कि कैसे हम अपने पास्ट से जूझते हैं। हमारा जो पास्ट है उसे भूलते नहीं हैं, वो हमारे प्रेजेंट में भी बर्डन बन जाता है। लेकिन हम कैसे इससे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, कम्युनिटी के साथ रह के, एकदम आइसोलेट नहीं, हमें स्ट्रांग बनना है, उस चीज़ को भूलना होगा, उन चीज़ों से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद अब हमारे यूनिट 2 का चैप्टर 1 है क्या, द अवेकनिंग। किसके द्वारा? केट चॉपिन के द्वारा। अब इस चैप्टर की समरी देखते हैं। तो द सोलिटरी सोल, द अवेकनिंग, ये किसके द्वारा लिखी गई है? केट चॉपिन के द्वारा। तो ये जो चैप्टर है ये किसके ऊपर फोकस करता है? एडना, एक ऐसी वुमेन जो क्या अपने इंडिविजुअलिटी और सेपरेट आइडेंटिटी को अपने रोल्स, जैसे कि जो एक उसको सोसाइटी ने रोल दिया होता है वाइफ या मदर का, उनसे अलग करके अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाती है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाती है। मतलब किसी की वाइफ या किसी की मदर को छोड़ के वो खुद एक अपनी इंडिविजुअल भी कुछ है। एडना इंडिविजुअल भी है। एडना उसका इंडिविजुअल, उसकी आइडेंटिटी भी है। उसकी आइडेंटिटी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि वो किसी की बीवी है या किसी की माँ है। तो लिविंग इन अ सोसाइटी, मतलब कि एक सोसाइटी में रहते हुए, कब? उस सोसाइटी में जब सब लोग वुमेन्स को क्या चाहते थे, कि वो अपनी फैमिली और सोशल सोशल ड्यूटीज़ को डिवोट हो। एडना क्या फील करती है? एक ग्रोइंग सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। मतलब कि उसे डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है, आइसोलेशन की फीलिंग आती है। कब? जब वो एक ऐसी सोसाइटी में रहती है जो उससे ये एक्सपेक्ट करती है कि जो वुमेन्स हैं उन्हें अपनी फैमिली और सोशल ड्यूटीज़ के लिए डिवोटेड होना चाहिए। तो जो एडना है ना, वो कंफर्म नहीं कर पाती कंप्लीटली। जो उसके ऊपर ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन थोपी जा रही है ना, उन्हें हमेशा के लिए, मतलब उन्हें कंप्लीटली नहीं अपना पा रही हैं। तो एडना को किसके रूप में डिस्क्राइब किया गया है? एक सोलिटरी सोल के रूप में डिस्क्राइब किया गया है।
जो कि औरों से इमोशनली डिस्टेंस हो रही है, किस किस को लेके, इंक्लूडिंग हर हस्बैंड, मतलब कि वो अपने हस्बैंड से भी डिस्टेंस हो रही है इमोशनली, जिसका नाम क्या है, लियोन स्पॉन्टेलियर। जबकि उसके जो आसपास और लोग हैं वो सोसाइटल नॉर्म्स को, सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बनाए हैं उन्हें विथाउट एनी क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो एडना है ना, वो उन्हें एक्सेप्ट करने की जगह उनको क्वेश्चन कर रही है, वो अपनी प्लेस को क्वेश्चन कर रही है इन द वर्ल्ड। मतलब कि जब वर्ल्ड जो है उसे सोसाइटी में वाइफ और मदर के रोल में देखना चाहता है, वो क्वेश्चन करती है कि उसकी खुद की क्या प्लेस है इस वर्ल्ड में, किसी की वाइफ और किसी की मदर को छोड़ के उसकी अपनी इंडिविजुअल क्या प्लेस है। तो उसकी जो अवेकनिंग है ना, ये एकदम सडन नहीं होती, ये ग्रेजुअल होती है, धीरे धीरे होती है। किसके द्वारा, अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट के द्वारा बिटवीन हर डिज़ायर एंड सोशल ऑब्लिगेशन। मतलब उसकी जो चाहत है वो और उसके जो सोशल एक्सपेक्टेशंस उससे लोगों ने लगाई हैं, उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तब उसकी अवेकनिंग होती है। और ये अवेकनिंग अचानक से नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे। तो ये जो चैप्टर है ये क्या हाईलाइट करता है कि हमारा जो नेचर है, मतलब कि जो इसमें एडना है उसका जो नेचर है, कि कैसे वो फ्रीडम की चाह रखती है, और उसका जो स्ट्रगल है ना, वो अपनी फीलिंग्स को कैसे समझती है स्ट्रगल के द्वारा। वो इंडिपेंडेंस चाहती है इमोशनली भी और इंटेलेक्चुअली भी। उसकी जो ग्रोइंग अवेयरनेस है ना, वो उसे बाकी सारी वुमेन से अलग कर देती है और उसे आइसोलेटेड फील करवाती है। क्यों? क्योंकि जो सारी वुमेन्स है वो तो सोसाइटी में लगी हैं, मतलब सोसाइटी की ड्यूटीज फुलफिल कर रही हैं, जबकि जो एडना है वो अपनी पर्सनल इंडिविजुअल। तो इसका जो टाइटल है अ सोलिटरी सोल, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, एडना की लोनलीनेस, कि वो कितनी अकेली है। यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बाटल बाय द स्क्रीमनर, किसके द्वारा, हरमन मेलविल के द्वारा, इसकी हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या होता है, एक लॉ ऑफिस होता है, कहाँ पे, वॉल स्ट्रीट में। अब जो बाटल बाय द स्क्रीमर है ना, हरमन मेलविल के द्वारा, वो एक शॉर्ट स्टोरी है जो कहाँ सेट है, एक लॉ ऑफिस में, जो कहाँ है, वॉल स्ट्रीट में। अब ये जो स्टोरी है ये नरेट कौन कर रहा है, इस स्टोरी को नरेट कर रहा है एक एल्डरली लॉयर। तो वो जो लॉयर है ना, वो एक न्यू स्क्रीमनर को हायर करता है, मतलब कि एक न्यू स्क्रीमनर को हायर करता है, लेता है, जिसका स्क्रीमनर क्या होता है मैं पहले बता दूं आपको, एक कॉपिस्ट होता है, मतलब कि जो चीज़ों को कॉपी करता है। उसका नाम क्या होता है, अब जिस नए स्क्रीमनर को वो हायर करते हैं उसका नाम होता है बाटल बाय, जो कि अपना काम बहुत क्वाइटली करता था और एफिशिएंटली करता था, मतलब बहुत अच्छा काम करता था, बस चुपचाप करता था। जबकि तो आगे जाके क्या होता है, जो बाटल बाय होता है ना, वो आगे जाके जो काम होते हैं ना उन्हें करना रिफ्यूज़ कर देता है, एक ही फ्रेज के द्वारा। मतलब कि जब भी उसे कोई काम दो तो वो एक ही फ्रेज कहता है, क्या, आई वुड प्रेफर नॉट टू, मतलब मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मैं करना नहीं चाहता। तो ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे वो सारा काम करना बंद कर देता है, लेकिन ऑफिस में ही रहता है। जो लॉयर होता है वो समझने की कोशिश करता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जो बाटल भाई है वो अनकोऑपरेटिव होता है, मतलब बिल्कुल कॉपरेट ही नहीं करता, और पासिव, मतलब कि चुपचाप रहता है, बिल्कुल ना वो काम करता है लेकिन ऑफिस में भी रहता है। अब जो लॉयर होता है ना, वो क्या करता है, अपनी ऑफिस ही मूव कर लेता है। जो बाटल भाई होता है, अब वो काम तो करता नहीं है, लेकिन जो उसके रिफ्यूज़ल होते हैं ना, वो टेंशन क्रिएट कर देते हैं और कन्फ्यूजन भी उसके काम में, मतलब जहाँ पे वो काम करता होता है वहाँ पे टेंशन और कन्फ्यूजन दोनों क्रिएट कर लेते हैं। तो जो लॉयर होता है वो काइंड होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बाटल बाई के बिहेवियर से डील नहीं करना चाहता होता, इसलिए वो क्या करता है, अपना जो ऑफिस होता है ना उसे किसी दूसरी जगह ले जाता है, उस प्रॉब्लम को ही अवॉइड करने को। लेकिन जो बाटल बाई होता है वो उस जगह को ही छोड़ने से मना कर देता है। क्यों? जहाँ पे वो काम करता होता है वो उस जगह को ही छोड़ने से मना कर देता है, और इसी चक्कर में वो बाद में अरेस्ट भी हो जाता है और उसे पुलिस ले जाती है। अब लेकिन जो प्रिजन में जब वो जाता है तो बाटल भाई वहाँ क्या करता है, वहाँ भी अपनी रेजिस्टेंस दिखाता है, मतलब वो वहाँ भी क्या करता है, खाना ही नहीं खाता, और आगे जाके धीरे धीरे वो भूख से ही मर जाता है, मतलब स्टारवेशन से मर जाता है, क्योंकि खाना तो खाया नहीं था। और ये क्या हाईलाइट करता है, कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी। अब बाद में क्या होता है, जो नरेटर होता है ना वो बाटल बाई के लाइफ पे और उसने उससे क्या सीखा उस पर रिफ्लेक्ट करता है, कि कैसे उसने एक बारी एक डेड लेटर ऑफिस में काम करा था,
क्या दिखाते हुए ये क्या सजेस्ट करता है कि जो डिस्पेयर है ना वो किससे लिंक्ड है, मीनिंगलेस और होपलेस नेचर ऑफ हिज पास्ट वर्क। मतलब कि जो बाटल बाय था उसका जो ये डिस्पेयर था ना वो किससे लिंक था, उसके जो पुराना काम था उसके मीनिंगलेस और होपलेस नेचर से लिंक्ड था। क्योंकि वो पहले कहाँ काम करता था, डेड लेटर ऑफिस में, जहाँ कोई काम आता नहीं था। तो ये जो स्टोरी है ये किसको एक्सप्लोर कर रही है, आइसोलेशन, एलिनेशन और पासिव रेजिस्टेंस, कहाँ पे, एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो जो बाटल बाय का कैरेक्टर है ना ये किसे सिंबलाइज करता है, क्वाइट रिबेलियन को सिंबलाइज करता है। किसके अगेंस्ट, सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट और डीह्यूमनाइजिंग अफेक्ट्स ऑफ रूटीन वर्क के अगेंस्ट। कि कैसे वो पहले बिल्कुल काम ही नहीं करता था डेड लेटर ऑफिस में, फिर उससे काम कराया जाने लगा, लेकिन फिर उसने काम करना ही मना कर दिया। काम करने से मना तो करा, लेकिन जब उन्होंने अपना ऑफिस ही मूव कर दिया तो उसने उस जगह को ही छोड़ने से मना कर दिया, जबकि वो जगह खाली थी। फिर उसे प्रिजन में ले गए, लेकिन वहाँ उसने खाना खाने से मना कर दिया। तो ऐसे करके लास्ट में उसकी मौत हो गई। मतलब कि अगर तुम अपनी लाइफ के साथ चेंज नहीं होगे तो तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अब आती है हमारी यूनिट 3। यूनिट 3 का चैप्टर 1 जो कि एक पोयम है। क्या पोयम है, ओ कैप्टन माय कैप्टन। और ये पोयम किसने लिखी है, वाई वॉल्ट विटमैन ने। अब वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल बीरज स्टडी पॉइंट को देख रहे हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी पोयम की तरफ, जिसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन। अब जो वॉल्ट विटमैन की ये जो पोयम है ओ कैप्टन माय कैप्टन के जो है ना, ये पोयम उसने किसके लिए लिखी है, अमेरिकन सिविल वॉर के बाद अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर लिखी है। तो ये जो पोयम है ना ये क्या प्रेजेंट करती है, एक मेटाफॉर, एक एक्सटेंडेड मेटाफॉर को, एक जिसमें जो कैप्टन है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, अब्राहम लिंकन को। मतलब कि इस पोयम में जो कैप्टन है वो कौन है, अब्राहम लिंकन। और जिस शिप के वो कैप्टन है, जो शिप है वो किसे सिंबलाइज कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स को। यानी जो कैप्टन है अब्राहम लिंकन, वो जिस शिप के कैप्टन है वो शिप कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स है। अब जो फियरफुल ट्रिप, अब ये जो ट्रिप है ना फियरफुल ट्रिप, ये किसे रिफर कर रही है, सिविल वॉर को। और जो प्राइज 1 है वो किसे इंडिकेट कर रहा है, प्रिजर्वेशन ऑफ द नेशन को। कि कैसे एक फियरफुल ट्रिप हुई जो कि सिविल वॉर थी, मतलब कि अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ वो एक फियरफुल ट्रिप थी, लेकिन उसके बाद जब उनके नेशन का प्रिजर्वेशन हुआ तो वो एक प्राइज 1 हुआ। मतलब कि जब वो सिविल वॉर ख़त्म हुआ तो उन्हें ऐसा लगा उन्होंने कोई इनाम जीत लिया। द स्पीकर सेलिब्रेट्स द सक्सेस एंड ऑफ द जर्नी। मतलब कि जो स्पीकर है पोएम में वो क्या सेलिब्रेट कर रहा है कि कैसे उनकी जर्नी सक्सेसफुली एंड हुई है, विथ पीपल चीयरिंग एंड बेल्स रिंगिंग। मतलब कि जब उनकी जर्नी एंड हुई सक्सेसफुली तो जो पीपल हैं वो चीयर कर रहे हैं और बेल्स रिंग हो रही हैं। लेकिन ये जो जॉय है, ये जो सक्सेसफुल जर्नी का जॉय है, ये कैसे एक डीप सौरों में बदल गया जब उनका कैप्टन, उनकी शिप का कैप्टन डेड मिला। कहाँ पे, शिप की डेक पे। तो जो शिप वाले लोग हैं वो रो रहे हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्रीफ एंड डिसबिलीफ। मतलब कि शोक बना रहे हैं, और डिसबिलीफ मतलब वो मानना नहीं चाहते कि उनका कैप्टन मर गया, लेकिन उनका कैप्टन मर चुका है। तो ये जो पोयम है ये क्या हाईलाइट करती है, कॉन्ट्रास्ट को किसके बीच में, पब्लिक विक्ट्री और पर्सनल लॉस। मतलब कि जो नेशन है, पूरा नेशन है, वो सेलिब्रेट कर रहा है किस चीज़ के ऊपर,
विक्ट्री के ऊपर, उनकी जो सक्सेसफुल जर्नी हुई है उसके ऊपर। लेकिन जो पोइट है वो क्या मॉर्न कर रहा है, जो पोइट है वो शोक मना रहा है किस चीज़ का, एक ग्रेट लीडर के मरने का, उनके कैप्टन के मरने का। जो इस पोएम का फाइनल स्टैंजा है ना, मतलब जो लास्ट में पोएम जहाँ पे ख़त्म होती है, वो क्या एम्फेसाइज करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। यानी कि जो पोएट है उसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि जो कैप्टन है वो कोल्ड और लाइफलेस है, कैप्टन मर चुका है। और जो स्पीकर है, जो पोइट है, उसे इस बात को मानना पड़ेगा कि उसका जो कैप्टन है वो अब मर चुका है और अब वापसी नहीं आने वाला। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने यूनिट 3 के चैप्टर 1 में ही। मतलब कि अभी यूनिट 3 जो है हमारा, उसमें 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है उसके अंदर 2 पोयम है। पहली पोयम थी ओ कैप्टन माय कैप्टन, और जो सेकंड पोयम है वो है पैसेज टू इंडिया। लेकिन ये पूरा नहीं है, इसमें खाली लाइन 1 से लेके लाइन 68 तक ही है, और ये भी किसने लिखी है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, जो पोएट है वो क्या सेलिब्रेट कर रहा है, प्रोग्रेस को। तो ये जो पोयम है ना, ये जो पोयम है पैसेज टू इंडिया, ये क्या सेलिब्रेट कर रही है, ह्यूमन सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस को और इसके स्पिरिचुअल मीनिंग को। मतलब कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। तो जो पोयम है ना वो किसके द्वारा इंस्पायर्ड है, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट के द्वारा, मॉडर्न एज के। मतलब कि मॉडर्न एज में जितने भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई हैं, अचीवमेंट्स हुई हैं, उनके द्वारा इंस्पायर है। जैसे कि सुएज कैनल, ट्रांसकॉन्टिनल रेल रोड और जो अटलांटिक केबल है, जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड के दूर दूर के लैंड्स को जोड़ दिया है, उनको सेलिब्रेट कर रही है ये पोयम। जो विटमैन है वो इन सभी डेवलपमेंट्स को फिज़िकल कनेक्शन से ज़्यादा देखता है। मतलब कि वो देखता है कि ये लैंड तो जुड़ी रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये क्या सिंबलाइज करता है, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, कि कैसे पूरे वर्ल्ड में रहने वाले ह्यूमंस एक दूसरे से यूनाइट हो रहे हैं। जो पोइट है, द पोइट सजेस्ट दैट मॉडर्न साइंस एंड एक्सप्लोरेशन आर हेल्पिंग इन ब्रिंगिंग टुगेदर द ईस्ट एंड द वेस्ट। मतलब कि जो ऐसी और एक्सप्लोरेशन चलती जा रही हैं, ये ईस्ट, हमारे वर्ल्ड के ईस्ट साइड को और वेस्ट साइड को आपसी लाने का काम कर रहा है। अब बात आती है इंडिया की। अब जो इंडिया का यूज़ है पोयम में, वो सिंबॉलिक है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लैंड ऑफ एंशियंट विजडम। मतलब कि एक ऐसा लैंड जहाँ एंशियंट विजडम है, स्पिरिचुअलिटी है और अल्टीमेट ट्रूथ है। ये सारे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है इन सब चीज़ों को। जो पासेज टू इंडिया है, ये एक जियोग्राफिकल जर्नी नहीं है, लेकिन एक स्पिरिचुअल जर्नी है। किसकी, ह्यूमन सोल की। किसके टूवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन, कि कैसे एक ह्यूमन सोल सेल्फ रियलाइजेशन और एनलाइटमेंट की ओर बढ़ती है। तो जो पोइट है वो क्या एम्फेसाइज कर रहा है, ट्रू प्रोग्रेस। जो ट्रू प्रोग्रेस है वो मटेरियल एडवांसमेंट के साथ साथ, मतलब कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ एक ह्यूमन की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होनी चाहिए। यही असल मायने में ट्रू प्रोग्रेस है। तो ये जो पोयम है ये क्या सेलिब्रेट कर रही है, ह्यूमन अचीवमेंट्स को ही सेलिब्रेट कर रही है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को ही सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, एक हायर पर्पस की तरफ। मतलब कि इंसानों का जो हायर पर्पस है उसकी तरफ पॉइंट कर रही है, कि कैसे जो मैन काइंड है उसे यूनिटी में रहना चाहिए, और जो ट्रूथ्स हैं, जो डीपर ट्रूथ्स हैं, हमारी लाइफ के जो ट्रूथ्स हैं, स्पिरिचुअल ट्रूथ्स हैं, उनकी खोज करनी चाहिए। इसी के साथ हमारी ये पोयम भी एंड हुई। तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी किसी भी वीडियो को ओपन करना है, देन आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे वेबसाइट का लिंक। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो, देन आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको क्लास 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक और यहाँ तक कि डीएलएड के भी नोट्स मिलते हैं।
तो आपको DUSL के नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर DUSL के जो नोट्स है इसके लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका सेमेस्टर कौन सा है। लेट्स सपोज हम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो हम 4th सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे, हमको 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए। तो जैसे आप 4th सेमेस्टर पर क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं यहाँ पर आप उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए तो आप हिंदी मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे, अगर आपको इंग्लिश मीडियम के चाहिए देन आप इंग्लिश मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे। लेट्स सपोज हम डाउनलोड करने वाले हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इसके नोट्स को, और ये हमें चाहिए हिंदी मीडियम में, तो हम यहाँ पर हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसी लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, पे एंड डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। और जैसा कि आप देख सकते हो जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर आप कंपेयर करो अदर यूट्यूबर्स के मुकाबले तो उनके जो नोट्स होते हैं वो 200 से 300 के होते हैं, लेकिन वही हम आपको ओनली 49 रुपीज़ में ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं और इसके जो आंसर्स हैं वो टू द पॉइंट है। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख कर आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हम ये कमेंट करते हैं कि आप नोट्स को फ्री कर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम खुद भी चाहते हैं कि हम आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करें, लेकिन अभी हमारा जो चैनल है वो उतना बड़ा नहीं है अदर्स यूट्यूबर्स के मुकाबले। अगर आप उनके कंपैरिजन करोगे तो उनके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1,00,000-2,00,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं और उनके जो व्यूज़ आते हैं वो 50,000 लाख व्यूज़ आते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1 से 2 लाख भी पहुँचते हैं और हमारे वीडियो पर 50,000 30,000 भी व्यू आते हैं तो हम आपके लिए नोट्स को फ्री कर देंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ती है और आपका ये सपोर्ट ही हमारी ताकत है। और 49 रुपीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और आप इजीली इसे परचेज़ कर सकते हो, इतना महंगा नहीं है। और आप खुद सोचिए आप किसी सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स चाहते हो वो भी 49 रुपीज़ में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पैसे बचाने के चक्कर में सेमेस्टर रिपीट कर देते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा और मैं यही प्रे करूँगा कि आपके जो सेमेस्टर है उसमें अच्छे मार्क्स आएँ। तो आप हमारी PDF को परचेज़ कर सकते हो, वो भी 49 रुपीज़ में, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, मैं सच में बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप हमारे नोट्स को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हमारे यूनिट 3 का चैप्टर 2, इसके अंदर भी 2 पोयम हैं, जिनमें पहली पोयम है क्रो टेस्टामेंट, किसके द्वारा, सरमन एलेक्सी के द्वारा। अब ये जो पोयम है इसमें सबसे पहले किसका रेफरेंस दिया जाता है, केन एंड एबल का। अब जो केन एंड एबल है ना ये बिब्लिकल फिगर्स हैं, यानी कि बाइबल में इनका जिक्र होता है, जिसमें कि जो क्रो है, अब इसमें जो क्रो है ना उसे किसके रूप में यूज़ किया जा रहा है, एक टूल ऑफ वायलेंस के रूप में। मतलब कि जो क्रो है वो एक टूल ऑफ वायलेंस है, जो क्या सजेस्ट करता है कि इनजस्टिस और सफरिंग जो है ना वो एकदम शुरुआती टाइम से ही है। मतलब कि जब से इस वर्ल्ड की शुरुआत हुई है तब से ही हमारे जो वर्ल्ड है उसमें इनजस्टिस भी है और सफरिंग भी है। जो क्रो है ना उसने कैसे एक्सप्लॉयटेशन फेस करी है, किसके द्वारा, वाइट मैन के द्वारा, जिसको कि कैसे सिंबलाइज किया गया है, एक फैल्कन के द्वारा। मतलब कि जो फैल्कन है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वाइट मैन को, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, हिस्टोरिकल ऑपरेशन एंड थेफ्ट एक्सपीरियंस बाय नेटिव अमेरिकन। मतलब कि जो क्रो है वो नेटिव अमेरिकन है और जो फैल्कन है वो वाइट पीपल हैं। तो कैसे जो वाइट पीपल्स हैं उन्होंने नेटिव अमेरिकन को दबाया, ऑपरेशन करा, और कैसे उनसे उन्हीं का लैंड छीन लिया। इस पूरी पोयम में जो क्रो है ना यानी कि जो नेटिव अमेरिकन है वो विटनेस कर रहे हैं क्या, वॉर, डिस्ट्रक्शन, पॉवर्टी, अल्कोहलिज्म। मतलब कि कैसे ये सारी चीज़ें हमारे समाज में हैं, कैसे ये स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हीं एम्प्टी बॉटल्स को कलेक्ट करके, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, एक स्मॉल रिटर्न के लिए। तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है, इकोनॉमिक हार्डशिप एंड सर्वाइवल, कैसे उनके सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो क्रो है वो ऐसी ही चीज़ें डिस्कस कर रहा है, इकोनॉमिक हार्डशिप डिस्कस कर रहा है कि कैसे ये उनके लिए रहना मुश्किल है, कैसे ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। अब जो क्रो है ना फाइनल सेक्शन में, इस पोएम के फाइनल सेक्शन में जो क्रो है वो किसका सिंबल बन के आता है, डेथ का सिंबल। किसके ऊपर राइड करते हुए, राइडिंग इनटू अ गैदरिंग वेयर पीपल आर नॉट सरप्राइज्ड। मतलब कि वो जब एक
ऐसी जगह में जाता है, गैदर हो रखे हैं जहाँ पे बहुत सारे पीपल, और वो उस डेथ को देख के सरप्राइज नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा सफरिंग और इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखा है कि ये उनकी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट बन चुका है। यानी कि जो नेटिव अमेरिकन्स थे, उनके साथ वाइट पीपल्स ने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करा, उनके पास इतनी ज़्यादा पॉवर्टी आ गई थी, सर्वाइव करने के लिए इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप थी कि जो सफरिंग, जो डिस्ट्रक्शन था, वो उनकी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट बन के रह गया था कि लास्ट में जब उनके पास डेथ आई तो वो उसे देख के सरप्राइज नहीं हुए। तो ओवरऑल ये जो पोएम है ना, ये क्या प्रेजेंट करती है? एक ट्रेजिक, मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक लेकिन रियलिस्टिक पिक्चर किसकी? नेटिव अमेरिकन्स के लाइफ की, जो किस पे फोकस करता है? उनकी आइडेंटिटी पे, उनकी सफरिंग पे, उनके सर्वाइवल पे। तो यहीं पे ये पोयम ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में थे कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट, विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपनी अगली पोयम की तरफ, जो कि यूनिट 3 के चैप्टर 2 की ही दूसरी पोयम है, जिसका नाम क्या है? इवोल्यूशन। और ये भी सरमन एलेक्सी ने लिखी है। तो इस पोयम में जो बात है वो किसकी हो रही है? एक कैरेक्टर की जिसका नाम है बफेलो बिल, जो क्या करता है, एक पॉन की शॉप खोलता है। कहाँ पे? रिजर्वेशन पे। अब जो लोग होते हैं ना, नेटिव अमेरिकन लोग, वो उसकी शॉप पे आते हैं और अपना सामान बेचना शुरू कर देते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें क्या होता है, उनके ट्रेडिशनल आइटम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए वैल्यूबल होते हैं। लेकिन वो उन्हें बेच क्यों रहे होते हैं? क्योंकि गरीबी इतनी होती है, क्योंकि एडिक्शन इतना होता है। अब ये जो सिचुएशन होती है ना, ये और ज़्यादा बिगड़ती जाती है। और मेटाफोरिकली क्या बोला गया है पोयम में कि वो अपनी बॉडी का पार्ट से सेल कर रहे हैं, अपनी बॉडी के पार्ट सेल कर रहे हैं दुकान पे। और ये जो पार्ट सेल करने वाली बात है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये जो नेटिव अमेरिकन लोग हैं, उन्होंने अपने सारा सामान बेच दिया, तो उनकी आइडेंटिटी, कल्चर और डिग्निटी इसी कहीं खो गया है। ये सारा सामान जब उन्होंने बेच दिया तो खो गया है। अब जो बिल है, बुफेलो बिल है, जिसने वो शॉप खोली थी, जब वो नेटिव अमेरिकन से सारा सामान उनका ले लेता है, अब नेटिव अमेरिकन सारा सामान बेच देते हैं, तो वो अपनी शॉप को बंद कर लेता है। अपनी जो शॉप है, पॉन शॉप, वो बंद कर लेता है और एक उसे किस में बदल देता है? म्यूज़ियम में। कैसा म्यूज़ियम? एक म्यूज़ियम किस चीज़ का? नेटिव अमेरिकन कल्चर का म्यूज़ियम। अब जो म्यूज़ियम होता है ना नेटिव अमेरिकन कल्चर का, जो बुफेलो बिल होता है, उनसे सारा सामान लिया नेटिव अमेरिकन से, उनका ही म्यूज़ियम खोल दिया
और उस म्यूजियम को खोलने के बाद उस उन सेम लोगों को जिनका वो सामान है, उन्हें वो देखने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। मतलब कि जिनका वो सामान है, जिनसे उसने वो सामान लिया है, अगर वो अपने सामान को देखना चाहते हैं, मतलब कि उस म्यूजियम में देखना चाहते हैं, तो उस म्यूजियम में जाने के लिए फीस लगेगी। तो ये जो पोयम है ये क्या एक्सपोज कर रही है कि कैसे नेटिव अमेरिकन लोगों का जो कल्चर है उसे एक्सप्लॉइट किया गया, कमर्शियलाइज किया गया और एक प्रॉफिट के रूप में देखा गया कि कैसे उसका यूज कर सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये जो पोयम है इवोल्यूशन, ये क्या रिप्रेजेंट करती है आयरनिकली, कि जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है, जो न्यू फॉर्म्स हैं वो एक्सप्लॉयटेशन का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। और इसी के साथ हमारी ये वाली पोयम भी ख़त्म हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा जो ये जो अमेरिकन लिटरेचर का जो सिलेबस है, चैप्टर्स हैं, ये सारे ख़त्म हो चुके हैं। और अब हम करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो फटाफट कर दीजिए। और अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो आई होप अब तक आपको जो समरी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए, तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से इस नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है अमेरिकन लिटरेचर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नोट्स के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इन 2 ग्रुपों में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि एसएल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारी वेबसाइट का लिंक, जहाँ से आप किसी भी सेमेस्टर के जो नोट्स हैं उसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है आपका लेटेस्ट सिलेबस और इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न, जिससे कि आपको ये नॉलेज हो सके कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सकें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और इसके बाद हर एक चैप्टर के हमने आपको समरी प्रोवाइड किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और आई होप आपको समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो और इसके बाद इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समरी ख़त्म होने के बाद आपको मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अगर आप इन आंसर्स को अपने और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख के आते हो, तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स खत्म। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।